आखिर भाजपा ने कर दी संभागीय चुनाव समितियों और चुनाव प्रभारियों की घोषणा। संभागीय समितियों की घोषणा के बाद बदलेंगे राजनीतिक समीकरण। भोपाल में हुई इंदौर कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठक में आखिर क्या हुई चर्चा? निकाय चुनाव में ओवैसी और केजरीवाल की पार्टियों का प्रवेश। नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा द्वारा घोषित संभागीय चुनाव समितियों एवं चुनाव प्रभारियों पर, भाजपा के बूथ विजय संकल्प अभियान पर और समितियों की घोषणा के बाद के नए समीकरण के साथ ही कांग्रेस के कोर ग्रुप की जो बैठक कल भोपाल में हुई थी और नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम और आम आदमी की पार्टी की एंट्री पर, यानी ओवैसी और केजरीवाल की पार्टी की मध्य प्रदेश में एंट्री पर लंबा इंतजार करवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार संभागीय चयन समितियों की घोषणा कर दी। इंदौर की संभागीय चयन समिति, जिस पर सबकी नजर थी और जो सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जा रही थी, उसका संयोजक महापौर पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे मधु वर्मा को बनाया गया है। खरगोन के सांसद गजेंद्र पटेल जो हैं वो इस समिति के सह संयोजक की भूमिका में रहेंगे। इस समिति में इंदौर के सांसद शंकर ललवानी, मंत्री तुलसी सिलावट, राज्यवर्धन सिंह और विजय शाह के साथ ही विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती और नागर सिंह चौहान सदस्य बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और अभी कुछ दिनों पहले ही राज्यसभा की सांसद बनी कविता पाटीदार इस समिति के पदेन सदस्य होंगे। समिति के गठन के बाद के राजनीतिक समीकरण पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। मधु वर्मा को संयोजक और मेंदोला और जिराती की सदस्य के रूप में संभागीय समिति में मौजूदगी के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा यह मानकर चल रहा है कि ये तीनों नेता महापौर पद की दौड़ से अलग हो गए हैं। इसी कवायद के रूप में इसे देखा जा रहा है। जिराती को ग्वालियर नगर निगम के चुनाव का प्रभारी भी बना दिया गया है। अब उन्हें चुनाव तक ग्वालियर में ही रहना है। फौरी तौर पे कहा जा सकता है कि इन नेताओं की बजाय अब नए चेहरों को महापौर पद के लिए मौका मिलेगा। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा, आज से 10 साल पहले जब कृष्ण मुरारी मोघे भारतीय जनता पार्टी की संभागीय चयन समिति के अध्यक्ष थे और जब उम्मीदवार की महापौर पद की घोषणा हुई तो कृष्ण मुरारी मोघे महापौर पद के उम्मीदवार बना दिए गए थे। आज लगभग ऐसा समीकरण भारतीय जनता पार्टी के बूथ संपर्क अभियान के दौरान राऊ विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जब कई लोगों ने मधु वर्मा के सामने बात रखी कि अब तो आप संभागीय चयन समिति के प्रभारी बना दिए गए, तो क्या आप महापौर पद की दौड़ से बाहर हो गए? तो मधु वर्मा ने उन्हें जवाब दिया कि 10 साल पहले जाइए, कृष्ण मुरारी मोघे भी चयन समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भी महापौर पद के लिए मौका दिया गया है। अब बात करते हैं कि नए समीकरणों में कौन मजबूत हुआ है। यानी अगर हम ये माने कि मधु वर्मा, रमेश मेंदोला और जीतू जिराती महापौर पद की दौड़ से बाहर हुए हैं, तो फिर महापौर पद के लिए किसे मौका मिल सकता है, इस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सुनी गई, या यूं मालवा की भाषा में कहें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चली, तो फिर डॉक्टर निशांत खरे और अपर महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव में से किसी एक को महापौर पद के लिए मौका मिलेगा। पूर्व सभापति कैलाश शर्मा को लेकर संघ और भाजपा में 50-50 की स्थिति है। यानी एक संघ का बड़ा वर्ग भी चाहता है कि कैलाश शर्मा को उम्मीदवारी का मौका मिले, जबकि संघ का एक दूसरा वर्ग चाहता है कि कैलाश शर्मा की बजाय निशांत खरे और पुष्यमित्र भार्गव में से किसी को मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग भी ये चाहता है कि कैलाश शर्मा उम्मीदवार हो, लेकिन उतनी ही वजनदारी से एक धड़ा कैलाश शर्मा की दावेदारी का विरोध करने में भी जुट गया। इनसे हटकर 3 और मजबूत दावेदार हैं। अभी हमें हालांकि गाइडलाइन का इंतजार है, लेकिन इनसे हटकर 3 और मजबूत दावेदार हमारे सामने आ रहे हैं। पहले हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे। यदि एक व्यक्ति एक पद की गाइडलाइन नहीं बनती है तो गौरव भी मजबूत दावेदार रहेंगे। यदि पूर्व विधायकों को या हारे हुए प्रत्याशियों को मौका नहीं देने के दायरे को गाइडलाइन से बाहर रखा जाता है, मौका दिया जाता है, तो फिर एक दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुदर्शन गुप्ता की भी रहेगी। तीसरी दावेदारी है खनिज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गोविंद मालू की। ये तीनों नेता अलग अलग रास्तों से टिकट की दौड़ में हैं और संघ का भी विश्वास अर्जित करने में लगे हुए हैं। संभागीय चयन समितियों की भूमिका पर भी यहां बात करना जरूरी है। ये समितियां नगर इकाई से पार्षद के दावेदारों के जो नाम
प्राप्त होंगे उन पर विचार करके उन्हें अनुमोदित करेगी और स्वीकृति के लिए प्रदेश भाजपा को भेजेगी। शहर इकाइयों की कोशिश यह है कि दावेदारों के नाम 3-3 के पैनल में भेजे जाए, क्योंकि यूं तो बहुत ज़्यादा दावेदारों की संख्या है। अकेले इंदौर में ही एक वार्ड से 25 से ज़्यादा नाम, 25-25 नाम तक आए हैं और 2500 से ज़्यादा लोगों की दावेदारी पार्षद पद के लिए है। तो इतने नाम तो संभागीय समिति के सामने भेजना और वहाँ से अनुमोदन लेना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की नगर इकाइयाँ हैं वे ये कोशिश कर रही हैं, ये कोशिश हो रही है कि 3-3 नामों के पैनल संभागीय समिति को भेजे जाएं, ताकि उनका भी काम आसान रहे, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा कवायद न करना पड़े। अगला एक सप्ताह संभागीय समितियों के लिए भी बड़ा मशक्कत भरा रहेगा, क्योंकि जिस संभाग का से उन्हें नाम आगे बढ़ाना है उन संभागों में नगरीय निकाय बड़ी संख्या में है और इन नगरीय निकायों में पार्षदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उस संख्या के मुताबिक दावेदारों में से नाम चिन्हित करना और उसे अंतिम अनुमोदन के लिए प्रदेश नेतृत्व को भेजना तो एक बड़ा काम है ये, और इसे कैसे एक सप्ताह से पहले निपटाया नहीं जा सकता। तो अब बहुत अगला सप्ताह व्यस्तता भरा रहेगा संभागीय चयन समितियों का, क्योंकि बड़ा विलंब पहले इन समितियों के गठन में हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी का बूथ संकल्प अभियान था। इस अभियान के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गली गली और घर घर घूमे और लोगों से संपर्क किया और आग्रह किया कि आप कमल पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए। इनका नारा था, बूथ जीता तो चुनाव जीता। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को बिना दूल्हे की बारात करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि अभी महापौर पद के प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी घोषणा ही नहीं कर पाई है, ऐसे में इस अभियान का क्या औचित्य। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारा चुनाव चिन्ह तय है कमल, और हम कमल पर वोट देने का आग्रह लेकर मतदाताओं के बीच में गए थे और हम अपने मकसद में सफल रहे हैं। अब बात हम कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस ने महापौर पद के 15 उम्मीदवारों की घोषणा कल कर दी थी। इनमें 3 विधायक शामिल हैं, संजय शुक्ला, महेश परमार और सिद्धार्थ कुशवाहा। 15 में से 8 नगर निगमों में कांग्रेस ने महिलाओं को मौका दिया है। जो महापौर पद के उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किए हैं उनमें कमलनाथ का अपर हैंड रहा है। 13 उम्मीदवार उनकी पसंद के हैं। दरअसल कमलनाथ ने महापौर पद के दावेदारों के नाम पार्टी के नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच एक फीडबैक लिया था, और वो जो फीडबैक उनके पास पहुंचा था, जिसे सर्वे भी कहा जा सकता है, उसके आधार पर उन्होंने इन 13 नगर निगमों के उम्मीदवार तय किए। 2 नगर निगम ऐसी है मध्य प्रदेश में, भोपाल और देवास, जहां दिग्विजय सिंह की पसंद को तवज्जो दी गई। हालांकि दिग्विजय सिंह ने जो नाम आगे बढ़ाए वो भी कमलनाथ के सर्वे में, कमलनाथ द्वारा जो क्राइटेरिया तय किया गया उसमें कहीं ना कहीं उस क्राइटेरिया को पूरा करते थे, इसी के चलते उन्हें मौका मिला है। भोपाल से वहाँ की पूर्व महापौर और अभी जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं विभा पटेल, उन्हें मौका दिया गया है, और देवास से जो है विनोदिनी व्यास को मौका दिया गया है। ये दोनों नाम दिग्विजय सिंह ने आगे बढ़ाए थे और उनका कहना था कि हर हालत में चुनाव जीतेंगे। कल भोपाल में ही इंदौर के प्रमुख कांग्रेस नेता एक जायजम पर बैठे और पार्षद पद के दावेदारों के जो नाम उनके सामने आए उस पर चर्चा की। लंबी कवायद कल भोपाल में इंदौर के नामों को लेकर इंदौर के नेताओं ने की थी। इन नामों में से ऐसा कहा जा रहा है कि 20-22 वार्ड ऐसे हैं जहां पर सिंगल नाम है और 10-12 वार्ड ऐसे जहां कांग्रेस बहुत कमजोर है, अर्थात कांग्रेस के पास टक्कर देने वाले चेहरे भी नहीं हैं। इन वार्डों में ऐसा लगता है, मेरा ऐसा आकलन है कि इन वार्डों में कांग्रेस जो है वो खाना पूर्ति के लिए ही चुनाव लड़ेगी। कल की बैठक में विधानसभा 1 और विधानसभा क्षेत्र राऊ को लेकर परिदृश्य लगभग स्पष्ट हो गया है। विधानसभा 1 में संजय शुक्ला पर ये जिम्मेदारी छोड़ी गई है कि वे पार्षद पद के लिए नाम तय करें, क्योंकि यह उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है। चूंकि वे खुद महापौर पद के प्रत्याशी हैं, इसलिए संजय शुक्ला को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप नाम तय करिए। राऊ विधानसभा क्षेत्र के जो 8 वार्ड हैं वहाँ जीतू पटवारी से कह दिया गया है कि आप जिन्हें भी टिकट दिलाना चाहते हैं उनके सिंगल नाम आप जो है ले आइए, उन्हें अनुमोदित कर दिया जाएगा। 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र के ज़्यादातर वार्डों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट है। यहाँ पार्टी ने राजेश चौकसे और चिंटू चौकसे को जिम्मेदारी सौंपी थी और दोनों में बेहतर तालमेल के चलते यहाँ के ज़्यादातर वार्ड में स्थिति स्पष्ट है। जिन वार्डों में ज़्यादा दावेदार हैं या विवाद की स्थिति है वहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और उनसे कहा गया कि आप जो तय करेंगे वह मान लिया जाएगा। विधानसभा 3 और 5 का मामला अभी अधर में है।
कल की जो बैठक थी उसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से न तो अश्विन जोशी मौजूद थे न पिंटू जोशी मौजूद थे, ये दोनों कोर ग्रुप के सदस्य। तो तय ये हुआ है कि इन दोनों की मौजूदगी में ही विधानसभा 3 के दावेदारों के नाम पर विचार होगा और नाम फिर आगे बढ़ाए जाएंगे। विधानसभा 5 को लेकर भी कुछ इसी तरह का विवाद है। सत्यनारायण पटेल चाहते हैं कि यहाँ मेरा वर्चस्व रहे, कमलनाथ के बेहद नज़दीकी इन दिनों हो चुके स्वप्निल कोठारी चाहते हैं कि उनका भी वर्चस्व रहे, और यूथ कांग्रेस के पूर्व में लोकसभा क्षेत्र के अध्यक्ष रहे अमन बजाज भी कुछ वार्डों में अपनी दखल चाहते हैं। तो ये तय हुआ है कि इन तीनों नेताओं को वरिष्ठ नेता अपने साथ लेकर बैठेंगे और इस स्तर पर चर्चा के बाद जो नाम अनुमोदित होंगे उन्हें फिर अंतिम स्वीकृति के लिए प्रदेश कांग्रेस को भेजा जाएगा। 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी विचित्र स्थिति थी। यहाँ कांग्रेस लंबे समय से चुनाव हार रही है और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हारे थे वो भी हारने के बाद इस क्षेत्र में अपनी कभी कोई पकड़ नहीं बना पाए। यहाँ पर कमलनाथ चाहते थे कि गोलू अग्निहोत्री की एंट्री हो। गोलू अग्निहोत्री जो है वो यहाँ पर कमान संभाले। इसके पीछे उनका मकसद 2023 के चुनाव में गोलू अग्निहोत्री को यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैदान में लाना है। कल की बैठक में गोलू अग्निहोत्री मौजूद थे। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि आप विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से जो नाम है वो चिन्हित कर लीजिए, वहाँ के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठिए, नाम चिन्हित करके ले आइए और उसके बाद हम इन नामों को अंतिम रूप दे देंगे। तो कांग्रेस में एक परिदृश्य पार्षद पद को लेकर भी स्पष्ट होता जा रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 20-22 वार्ड में सिंगल नाम है, इसलिए कोई विवाद की स्थिति नहीं है। 10-12 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के पास कोई मजबूत दावेदारी नहीं है, जहां कांग्रेस खाना पूर्ति के लिए मैदान में होगी। बाकी नाम भी मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में फाइनल हो जाएंगे, चाहे वो पैनल की शक्ल में हो या सिंगल नाम हो। क्योंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं ये जब कल कमलनाथ से मिले थे, और खासकर इंदौर के जो महापौर पद के उम्मीदवार हैं संजय शुक्ला और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, तो कमलनाथ ने लंबी चौड़ी सूची देखने के बाद कहा कि आप 2 या 3 नामों का पैनल बनाइए और वो पैनल को जो है आप लेके आइए उस और अनुशंसा के साथ लाइए। कल कमलनाथ ने एक व्यवस्था और तय कर दी है कि जो नेता जिस व्यक्ति को पार्षद पद का टिकट दिलवा रहा है उसे एक शपथ पत्र देना पड़ेगा और उसे उस उम्मीदवार को चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी उस नेता की रहेगी। कमलनाथ ने कांग्रेस के नेताओं से यह भी कह दिया कि जिस व्यक्ति को आप टिकट दिला रहे हो, जिस दिन वो नामांकन दाखिल करे और जब तक मतदान न हो जाए आपको उसी उम्मीदवार के साथ रहना है। तो इससे अंदाज लग रहा है कि कमलनाथ इंदौर के चुनाव को, इंदौर नगर निगम के चुनाव को या मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। एक बात और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव में इस बार ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी एंट्री हो गई है। यह तय किया गया है कि जितने मुस्लिम बहुल जिले हैं या मुस्लिम बहुल नगरीय निकाय हैं वहाँ सब जगह AIMIM चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने इसके लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, उनसे कहा है कि आप योग्य उम्मीदवारों को चिन्हित करें और उन्हें मैदान में लाएंगे। इंदौर में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कम से कम 10 वार्डों में AIMIM के उम्मीदवार मैदान में होंगे और इसका नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने भी इंदौर में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने इंदौर में जो लोग आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे कहा है कि वे अपने आवेदन पार्टी कार्यालय तक पहुंचा दें। एक 7 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। उससे कहा गया है कि आप जो नाम आ रहे हैं उनको स्क्रूटनाइज करिए और उसके बाद फिर तय करेंगे कि किसे इंदौर से मैदान में उतारना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 12-15 वार्ड इंदौर में ऐसे होंगे जहां आम आदमी पार्टी अपनी असरकारक उपस्थिति दर्ज करा सकती है। जिन लोगों को कांग्रेस या भाजपा टिकट से वंचित करेगी उनमें से भी कुछ लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही। आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों, नई जानकारियों और नई सूचनाओं के साथ। नमस्कार।